करेंगे इंट्रोडक्शन टू डायलिसिस और इसके दोनों जो टाइप है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होते हैं, एक बार शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करूं आपको कि डायलिसिस की बात आती है। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक प्रकार का ट्रीटमेंट है। डायलिसिस क्या है? एक प्रकार का ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट कौन सी कंडीशन में दिया जा रहा है? जब पेशेंट का रीनल फेलियर होता है। रीनल फेलियर होता है। रीनल फेलियर का सिंपल मीनिंग है पेशेंट का जो किडनी है वो प्रॉपरली क्या नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, उसके फंक्शन डिक्रीज हो रही है। और रीनल फेलियर और किडनी की बात करें अपन तो किडनी का मेन काम क्या हो गया? एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ये क्या करता है? बॉडी से जितनी मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको रिमूव करता है, या फिर आयन को क्या करता है? एक्सेसिव आयंस को रिमूव करता है, या फिर एक्सेसिव जो फ्लूइड है बॉडी में उसको बाहर निकालता है, या वाटर को क्या करता है? अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड होमियोस्टेसिस बना के रखता है। तो ये मेन काम कौन करता है? किडनी परफॉर्म करता है। अब कई बार क्या होता है, किडनी फेलियर हो गया, रीनल फेलियर हो गया, ऐसी कंडीशन में ये सारा का सारा कहां पर डिपॉजिट होने लग जाएगा? बॉडी में डिपॉजिट होगा, और इसके साइड इफेक्ट पूरी बॉडी सिस्टम को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। और इसको ट्रीटमेंट करने के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस आर्टिफिशियल किडनी को क्या बोलते हैं? दैट इज कोल्ड डायलाइजर। दैट इज कोल्ड डायलाइजर। ये डायलाइजर मशीन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। और ये आर्टिफिशियल किडनी क्या करती है? इन सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। और इस आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जो फिल्ट्रेशन किया जा रहा है इस पूरे ट्रीटमेंट को अपन क्या बोलते हैं? दैट ये ट्रीटमेंट क्या कहलाएगा आपका? तो डायलिसिस। तो डायलिसिस एक प्रकार का ट्रीटमेंट। ये कब दिया जाएगा? जब पेशेंट की किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी, बॉडी में जो एक्सेसिव मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्या हो गए? डिपॉजिट हो गए। इनके डिपॉजिट होने के कारण क्या होगा? बॉडी पे सारे साइड इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाएगा जिसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। ये डायलिसिस कहलाएगा। इस डायलिसिस के 3 टाइप डिसाइड कर दिए गए। फर्स्ट जो है हीमोडायलिसिस। फर्स्ट टाइप कौन सा है? हीमोडायलिसिस। और सेकंड कौन सा है? पेरिटोनियल डायलिसिस। और थर्ड है कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो फर्स्ट हो गया हीमोडायलिसिस, सेकंड पेरिटोनियल डायलिसिस, और थर्ड कौन सा हो गया? रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। वन बाय वन अपन इनकी बात करेंगे। जो फर्स्ट है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस नाम से पता चल रहा है, हीमो मींस क्या है? दैट इज रिलेटेड टू द ब्लड। और डायलिसिस का सिंपल मीनिंग यहां पर याद रखना, डायलिसिस एक प्रकार का ट्रीटमेंट है, या फिर मैं ऐसा बोलूं शॉर्ट में इसको, डायलिसिस का सिंपल मीनिंग क्या है? दैट इज कॉल्ड फिल्टर। ये ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है। तो हीमोडायलिसिस कैसे परफॉर्म करेंगे? अगर एक पेशेंट की बात करते हैं अपन, ये पेशेंट की बात करते, पेशेंट की आर्टरी से क्या लिया गया? ब्लड लिया गया। इसके अलावा ये जो पूरा ब्लड है वो कहां पर जाएगा? एक होलो फाइब्रस ट्यूब का बना रहेगा, सर्किट बना रहेगा। होलो फाइब्रस ट्यूब का सर्किट बना रहेगा। अप्रोक्सीमेटली ये जो होलो ट्यूब्स हैं वो किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज फाइबर्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज फाइबर्स की बनी होती हैं। और ये सेलुलोज फाइबर की बनी होती है, इनके बीच में स्पेशलाइज्ड एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये वाला फ्लूइड। ये फ्लूइड इन ट्यूब्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और इस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड डाइलसेट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? डाइलसेट सॉल्यूशन कहलाएगा। अब ये जो पूरा चेंबर है इसको बोलते हैं डायलाइजर। ये क्या कहलाएगा? डायलाइजर कहलाएगा। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन, यहां से ब्लड जैसे ही इस डायलाइजर में आ रहा है तो यहां पर आयन का एक्सचेंज होता है अकॉर्डिंग टू लेवल। इधर अगर ज्यादा लेवल है पोटेशियम का, सोडियम का, कैल्शियम का, तो यहां से क्या हो जाएगा? थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन। तो ये जो पूरा लेयर है ये किसकी तरह काम करती है? इट विल वर्क एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये किसकी तरह काम करेगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। तो यहां पर आयन का एक्सचेंज होगा, तो इसका बड़ा रोल होगा यहाँ पर सेमी परमिएबल। और ये 3 मैकेनिज्म पे काम करती है। ऑस्मोसिस, ये वाटर का मूवमेंट है। दूसरा कौन सा है? डिफ्यूजन। दूसरा डिफ्यूजन, ये वेस्ट का रिमूवल है यहाँ पर। और थर्ड कौन सा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर किसका मूवमेंट है? दैट इज द मूवमेंट ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड का मूवमेंट है। अब ये पूरी इसकी तरह काम करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। 100 के आसपास होलो ट्यूब्स होते हैं। इसके बाद भी वापस थ्रू द वेन पेशेंट को क्या दे दिया जाएगा? ब्लड को पेशेंट में वापस
एक कैनुला के थ्रू वापस इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म क्या कहलाएगा, हीमोडायलिसिस कहलाता है। अब कई बार क्या होता है, ये जो डायलाइजर यूज नहीं करके इसकी जगह किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है पेरिटोनियम का। इसकी जगह किसका इस्तेमाल किया जाएगा, पेरिटोनियम का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये पेरिटोनियम क्या कहलाएगी, ये पेरिटोनियम काम करेगी यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। किसकी तरह काम करेगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि पेरिटोनियम है क्या, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम क्या है। अगर मैं बात करता हूं पेरिटोनियम की तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पेरिटोनियम क्या है। सारे जितने भी, अगर मैं एब्डोमिनल ऑर्गन की बात करें अपन, तो जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन है वो एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन के द्वारा, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होते हैं, पैक होते हैं। स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होते हैं, पैक होते हैं। और ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, दिस मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाएगी, ये एक प्रकार की पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है। ये दो, सो इस जो एब्डोमिनल ऑर्गन को कवर करके रख रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम। क्या बोलेंगे, पेरिटोनियम। इसकी आउटर लेयर को बोलते हैं पैराइटल, सॉरी थोड़ा कम विजुअलाइज है। इसकी आउटर लेयर को बोलते हैं पैराइटल पेरिटोन लेयर। आउटर लेयर कौन सा, पैराइटल। और इनर को अपन क्या बोलेंगे, विसरल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इन दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और इस फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियल फ्लूइड। ये फ्लूइड कौन सा है, पेरिटोनियल फ्लूइड कहलाएगा। अब इस फ्लूइड का मेन काम क्या है, यहाँ पर जैसे पेशेंट से या फिर जो फ्लूइड है इसमें इंसर्ट किया गया, इसमें इंसर्ट किया गया, कुछ टाइम के लिए वो इस फ्लूइड के साथ में क्या आएगा, कांटेक्ट में होगा। और आयन का क्या होगा, वही तीन मैकेनिज्म, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, आयन एक्सचेंज होंगे इस फ्लूइड की वजह से। इस फ्लूइड के साथ क्यों एक्सचेंज होंगे, क्योंकि ये जो फ्लूइड है इसमें रिच ब्लड सप्लाइड होता है। ये कैसा है, रिचली ब्लड सप्लाई होता है। अगर ब्लड में ज्यादा आयंस है तो वो किधर चले जाएंगे, इस सॉल्यूशन में चले जाएंगे, पेरिटोनियम में आ जाएंगे, इसके थ्रू एक्सचेंज होगा। और कुछ टाइम के बाद में इसको वापस क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से ड्रेन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये साइकिल रेगुलर चलता रहेगा। और इस प्रकार के साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल डायलाइसिस बोलते हैं। इसका एक एडवांटेज है, ये जो पूरा प्रोसेस है वो घर पे परफॉर्म किया जा सकता है। तो पेरिटोनियल डायलाइसिस में सॉल्यूशन यूज करके, सॉल्यूशन क्या किया जाएगा, इन्फ्यूज किया जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, इनफ्लो बोलेंगे। ठीक है, या इंसर्ट बोलेंगे। इसके बाद में कुछ टाइम के लिए फ्लूइड यहाँ पर स्टे करता है, इसको बोलते हैं डीवेल टाइम। ये कौन सा टाइम है, दैट इज कॉल्ड डीवेल टाइम। और लास्ट का जो प्रोसेस है, स्टेप है इसका पेरिटोनियल डायलाइसिस का, वो कौन सा है, ड्रेन। इसके बाद में यहाँ से ड्रेन कर देता है। तो ओवरऑल हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। एक में डायलाइजर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है और दूसरे में पेरिटोनियम क्या करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। तो यहाँ पर दोनों में जो आयन का एक्सचेंज है वो तीन मैकेनिज्म से हो रहा है। और डिफ्यूजन के थ्रू सोल्यूट का एक्सचेंज हो रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट का एक्सचेंज हो रहा है, ओस्मोसिस के थ्रू वाटर का एक्सचेंज हो रहा है। और हीमोडायलिसिस में जो फ्लूइड है वो किसके थ्रू, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये शॉर्ट समरी था। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हीमोडायलिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हीमोडायलिसिस, निम्न में से कौन सा हीमोडायलिसिस को सबको अच्छे से क्या करता है, परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। तो ए प्रोसेस दैट यूजेस द पेशेंट पेरिटोनियम एज ए मेम्ब्रेन, अगर जिसमें पेशेंट की पेरिटोनियम काम में ले जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड है ए सर्जिकल प्रोसीजर टू ट्रांसप्लांट न्यू किडनी, किडनी को नया ट्रांसप्लांट करना, मींस इसको बोलते हैं रीनल ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। तो ऐसा हीमोडायलिसिस में नहीं है। एक है ए ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस यूजिंग मशीन एज ए डायलाइजर। और लास्ट क्या है, ए ट्रीटमेंट टू डिजोल्व किडनी स्टोन, ये रीनल कैलकुलाई का ट्रीटमेंट है। तीसरा ऑप्शन जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर कि ब्लड को प्यूरिफाई करने की एक टेक्निक है जिसमें पूरा का पूरा फ्लूइड किधर से जाता है, एक डायलाइजर मशीन के थ्रू जाता है। तो इसको बोलते हैं ए ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस यूजिंग ए मशीन और एज ए डायलाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। अगला, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस का मेन पर्पज क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस का हीमोडायलिसिस दोनों का सेम पर्पज है कि ब्लड में जितनी भी इंप्योरिटीज हैं जिनका लेवल ज्यादा हुआ है, चाहे वो फ्लूइड हो सकता है, चाहे वो आयन हो सकता है, चाहे मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है, तो उन सबको बॉडी से क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। तो इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, इसके लिए डायूरेटिक ड्रग्स होती हैं, ये यूरिन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता है। टू फिल्टर ब्लड यूजिंग एज ए पेशेंट पेरिटोनियम, टू रिमूव किडनी स्टोन और टू ट्रांसप्लांट ए किडनी। ये ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, किडनी को ट्रांसप्लांट करना, रीनल ट्रांसप्लांटेशन डिफरेंट टेक्निक्स है, किडनी स्टोन को रिमूव करना अलग टेक्निक्स है, रीनल कैलकुलाई में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है, पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियम जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस, निम्न में से हीमोडायलिसिस का कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? जब बॉडी से फ्लूइड या मेटाबॉलिक वेस्ट अगर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे हैं, तो बॉडी में लेवल क्या हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं ब्लड में उनका सबका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन है किसके, रीनल फेलियर के। रीनल फेलियर में क्या होगा, हाइपर पोटेशियम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, कैल्शियम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ब्लड में। इसके अलावा बाकी सारे जो आयंस हैं जैसे सोडियम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज, इन सब का लेवल आयंस का क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस, हाइपरकैलेमिया, हाइपोटेंशन, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरटेंशन। तो ये सारी जो कंडीशन है इनका ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, डायलिसिस के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब कई बार क्या होता है कि ये जब इनको रिमूव किया जा रहा है, साथ में एक्सेसिव फ्लूइड को भी क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, एक्सेसिव वाटर को भी रिमूव किया जा रहा है। इन सबको रिमूव करने की टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये जो एक्सेसिव फ्लूइड इनको रिमूव किया जा रहा है, ये जो फ्लूइड जो है वो रिमूव किया जा रहा है, इसको रिमूव करने के टाइम पे क्या होगा, इसको रिमूव करने के टाइम पे एक्सेस वॉल्यूम रिलीज हो सकता है, बॉडी से निकाला जा सकता है, या फिर रैपिड रिलीज हो सकता है, या फिर क्या होगा, रैपिड जो फ्लूइड का क्या हो सकता है, ड्रेनेज हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सडनली बीपी लो हो सकता है, सडनली क्या हो सकता है, बीपी डिक्रीज हो सकता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। इसको क्या बोला गया, हाइपोटेंशन। तो यहाँ पर हाइपरकैलेमिया कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये तो होता है, तो डायलिसिस इसका ट्रीटमेंट है। हाइपरकैल्सीमिया का भी ट्रीटमेंट है डायलिसिस, और हाइपरटेंशन में भी डायलिसिस परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाइपोटेंशन इसका मेन कॉम्प्लिकेशन है। ध्यान रखना, डायलिसिस का सिंपल मीनिंग रीनल फेलियर में नहीं है। अगर पेशेंट का पोटेशियम बढ़ गया तब भी दिया जा सकता है, कैल्शियम बढ़ गया तब भी दिया जा सकता है, एक्सेसिव फ्लूइड और एडिमा हो गया जिसको अपन बोल सकते हैं पल्मोनरी एडिमा, ऐसी कंडीशन में डायलिसिस परफॉर्म किया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू मोस्ट पेशेंट अंडरगो हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट, पेशेंट को कितनी बार ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, हीमोडायलिसिस करवाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, वंस ए वीक, एवरी अदर डे, 3 टाइम्स ए वीक और डेली। देखो डेली हीमोडायलिसिस पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी कॉस्ट भी डिपेंड करती है, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी है। दूसरा इतना फिजिबल भी नहीं है और कन्वीनियंट भी नहीं है। 3 टाइम्स ए वीक, एवरी अदर डे और वंस ए वीक, वीक में एक बार होगा तो भी क्या हो जाएगा, और ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा, यूरिन आउटपुट का इश्यू रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है कि हीमोडायलिसिस वीक में कितना टाइम, 3 to 4 टाइम्स, वीक में कितना रहेगा, 3 to 4 टाइम्स। दूसरा ये प्रोसेस जो है, ये जो प्रोसीजर है वो कितने ड्यूरेशन का है, 3 to 4 आवर ड्यूरेशन। कितने ड्यूरेशन का है, 3 to 4 आवर ड्यूरेशन। तो इंपॉर्टेंट है कि हीमोडायलिसिस वीक में 3 to 4 टाइम्स और 3 to 4 आवर क्या है ये प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एडवांटेज ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस ओवर हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस का हीमोडायलिसिस की तुलना में सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है। फर्स्ट क्या है, लोअर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, दोनों में चांसेस हैं इन्फेक्शन के। शॉर्टर ट्रीटमेंट ऑफ टाइम, नहीं ये लॉन्गर टाइम लेता है, और भी ज्यादा टाइम लेगा इसमें। एबिलिटी टू परफॉर्म एट होम, सबसे इंपॉर्टेंट कि हीमोडायलिसिस के लिए एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल सेटअप का रिक्वायरमेंट होता है, जिसके लिए डायलिसिस टेक्नीशियन या फिर हेल्थ केयर वर्कर का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कहां पर परफॉर्म किया जा सकता है, एट होम, घर पे भी इसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, और इसका एडवांटेज भी सबसे ज्यादा यही है कि घर पे भी इसको परफॉर्म किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डायल सेट इन पेरिटोनियम डायलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, डायल सेट। डायल सेट क्या है, डायल सेट एक प्रकार का सॉल्यूशन है, एक प्रकार का लिक्विड है या फिर फ्लूइड है या ट्रीटेड वाटर है, जो डायलिसिस के लिए क्या किया जा रहा है, काम में लिया जा रहा है। ये क्या करता है, यही आयन को एक्सचेंज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहां पर ऑप्शन सुना, डायल सेट क्या एक प्रकार का सॉल्यूशन है,
इंक्रीज बीपी, बीपी को नहीं बढ़ाता, ये ट्रीटमेंट ही नहीं है इसका। टू सर्व एज ए फिल्टर फॉर ब्लड, ब्लड के लिए फिल्टर का, क्योंकि ये मेम्ब्रेन नहीं है, दैट इज ए सॉल्यूशन। ये मेम्ब्रेन होती तो फिल्टर की तरह काम कर सकता था, लेकिन ये एक प्रकार का सॉल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, एक्सेसिव वाटर और ब्लड से जो वेस्ट है उसको रिमूव करने का काम करता है थ्रू द डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के द्वारा। और लास्ट का टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पेशेंट, तो पेशेंट को न्यूट्रिशन देने के लिए बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से एक्सेसिव वाटर और वेस्ट को रिमूव करने के लिए कौन काम में ले जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस सॉल्यूशन विच इज यूज्ड इन हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रिकमेंडेड असेस साइट फॉर लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस? व्हाट इज द रिकमेंडेड असेस साइट फॉर लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस? सेंट्रल वीनस कैथेटर, आर्टेरियो वीनस फिस्टुला, पेरिफेरल आईवी लाइंस और सबक्लेवियन कैथेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर बात करते हैं सेंट्रल वीनस कैथेटर फर्स्ट की और सबक्लेवियन कैथेटर, ये दोनों ही किस प्रकार के कैथेटर हैं, सेंट्रल लाइन कैथेटर हैं। सेंट्रल लाइन का सिंपल मीनिंग है डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो गए, हार्ट से रिलेटेड हो गए, या फिर एक ऐसा बोले अपन लार्ज वेन्स और आर्टरी की बात आ गई, लार्ज वेन और आर्टरी जिनका इस्तेमाल डायलिसिस कैथेटर को इंसर्ट करने के लिए किया जा रहा है। तो ये सेंट्रल कैथेटर और सबक्लेवियन कैथेटर यूज किए जाते हैं, लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, ये शॉर्ट टर्म के लिए काम में ले जाए। कितना टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म, स्पेशली वीक्स के लिए, ठीक है, कुछ वीक्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबक्लेवियन कैथेटर और सेंट्रल वीनस कैथेटर जिनको बोला गया, चाहे वो जुगुलर वेन में इस्तेमाल किया जा रहा है, सबक्लेवियन आर्टरी और वेन में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ पर इनका यूज किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अब इसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाएगा, इसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर क्या है, जैसे मैं बोलूं कि एक पेशेंट की बात करें अपन, उसकी एक आर्टरी ली, अगर लंबे टाइम तक यूज करना है, और दूसरा उसका क्या ले लिया, एक दूसरा ले लिया वेन, तो आर्टरी और वेन को यहां से क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। आर्टरी और वेन को क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, और दोनों के बीच में क्या क्रिएट कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड आर्टेरियो वीनस फिस्टुला। दूसरा कौन सा है, आर्टेरियो वीनस फिस्टुला। ये दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, इसके बाद में क्या किया जाएगा, यहां से जो ब्लड है, यहां से जो ब्लड है वो रिमूव किया जाएगा। जैसे आर्टरी से ब्लड को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, और वापस घुमा के कहां पर लाके छोड़ दिया, वेन के अंदर। तो ये ब्लड को रिमूव करने के लिए आर्टेरियो वीनस फिस्टुला का क्या किया जा सकता है, दोनों फिस्टुला को यूटिलाइज किया जा सकता है, ये कहलाएगा आर्टेरियो वीनस फिस्टुला। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जहां पर क्या रहेगा, जैसे एक आर्टरी ली, एक आर्टरी आया और दूसरा को क्या आ गया, एक वेन, दूसरा है एक वेन का इस्तेमाल किया। इन दोनों आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने के लिए, आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड एक्सटर्नल कैथेटर इस्तेमाल कर लिया गया, एक एक्सटर्नल कैथेटर इस्तेमाल किया गया, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ग्राफ्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, एवी ग्राफ्ट। ये क्या, आर्टेरियो वीनस क्या हो गया, ग्राफ्ट हो गया। तो दो प्रकार की जो टेक्निक्स जो लंबे टाइम तक यूज करने के लिए, फर्स्ट कौन सा हो गया, आर्टेरियो वीनस फिस्टुला, और दूसरा कौन सा हो गया, आर्टेरियो वीनस ग्राफ्ट। इन दोनों को लॉन्ग टर्म यूज के लिए, हालांकि इमीडिएटली इनका यूज नहीं कर सकते, इनको मैच्योर होने में थोड़ा क्या लगता है, टाइम लगता है। तो लॉन्ग टाइम यूज करने के लिए आर्टेरियो वीनस फिस्टुला और आर्टेरियो वीनस ग्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टेरियो वीनस फिस्टुला। अगला है, व्हाट डज सीएपीडी स्टैंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ डायलिसिस? के संदर्भ में सीएपीडी का पूरा नाम क्या है, कंटिन्यूअस ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, कंटिन्यूअस एक्यूट पेरिटोनियल डायलिसिस, साइक्लिकल ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ये सारे के सारे डायलिसिस के टाइप्स हैं मोस्टली, लेकिन फिर भी यहां पर अगर सीएपीडी की फुल फॉर्म इसमें है कंटिन्यूअस A4 और एम्बुलेटरी पेरिटोनियल, एक प्रकार का पेरिटोनियल डायलिसिस की टाइप है, डायलिसिस कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं पीडी की पेरिटोनियल डायलिसिस के, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस है, साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस है, या नाइट में जो नाइट पेरिटोनियल डायलिसिस है। ये कुछ टाइप्स हैं डायलिसिस के, पेरिटोनियल डायलिसिस के। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। अगला जो क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली करेक्ट ड्यूरिंग डायलिसिस? निम्न में से कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है इम्बैलेंस को ट्रीट किया जा रहा है? हाइपरनेट्रीमिया का सिंपल मीनिंग है यहाँ पर सोडियम क्या हो जाएगा, ब्लड में
ज्यादा हो जाएगा। हाइपोकेलेमिया, यहाँ पर पोटेशियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाइपरकेलेमिया, यहाँ पर पोटेशियम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हाइपरकैल्सीमिया, यहाँ पर कैल्शियम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट। अगर बात करते हैं रीनल फेलियर की, उन सब कंडीशन में क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। पोटेशियम भी बढ़ता है, सोडियम भी बढ़ता है अगर रीनल फेलियर कंडीशन, जब डायलिसिस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा कैल्शियम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये सारी कंडीशंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये सबसे जो डेंजरियस है, जो लाइफ थ्रेटनिंग है, वो है पोटेशियम। ठीक है, वो कौन सा है, पोटेशियम। तो हाइपरकेलेमिया जो है उसका ट्रीटमेंट स्पेशली करेक्ट किया जा रहा है किसमें, डायलिसिस के दौरान, क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा कौन सा हो गया, दैट इज रिलेटेड टू द हार्ट मसल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो मेन ट्रीटमेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया को करेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, डायलिसिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइट को मेनली इसको करेक्ट किया जा रहा है। दूसरा, ये बढ़ने का कारण क्या है हाइपरकेलेमिया, क्योंकि एसिडोसिस कॉज होता है। रीनल फेलियर में क्या कॉज होता है, एसिडोसिस कॉज हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हाइपरकेलेमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। निम्न में से पेरिटोनियल डायलिसिस का कौन सा टाइप नहीं, अभी अपन ने बात किया। साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस है, इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस है, और कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस है। तो देखना है सारे के सारे। कंटिन्यूअस साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस इट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, ये भी एक पेरिटोनियल डायलिसिस का टाइप है। इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस, रुक रुक पेरिटोनियल डायलिसिस में, ये भी एक टाइप है। कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा तो 3 प्रकार की डायलिसिस टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है। फर्स्ट है शीमोडायलिसिस, सेकंड है पेरिटोनियल डायलिसिस, और थर्ड कौन सा, कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एक प्रकार का डायलिसिस टेक्निक्स है। तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस के संदर्भ में यहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। और ये इसका एक टाइप नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।